अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह हमेशा की तरह बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत होगी। मैं हूं आपके साथ ज़ेशान बशीर और मेरे साथ मौजूद हैं गुड मॉर्निंग, मैं हूं नजफ राजा। हमें यकीन है कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। प्रोग्राम के आगाज़ में एक इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके साथ शेयर करते हैं। अक्सर लोग सर्दियों में वज़न बढ़ने की शिकायत करते हैं। वैसे ज़ेशान, आपको इसकी वजह मालूम है? मुझे वैसे तो नहीं पता, लेकिन शायद लिहाफ छोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बिस्तर से नहीं निकला जाता। हाँ। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो जाती हैं सर्दियों में और आपका खाना पीना भी ज़्यादा हो जाता है। आपको बताते हैं कि आज हम अपने नाजरीन के साथ कुछ ऐसी फूड आइटम्स शेयर करेंगे जो आपके वज़न को कम करने में आपकी मदद करेंगी। आपको कुछ का अंदाज़ा है किस आइटम्स की बात कर रही हूँ मैं तो आज तक यही सुनता आया हूँ कि ना खा के वज़न कम होता है, खा के वज़न कम होना ये मेरे लिए एक बिल्कुल नहीं। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो कुछ इस तरह है और प्लीज़ इसको ट्राई कीजिएगा घर पे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ऑलमोस्ट 0% कैलोरीज पाई जाती हैं इन चीज़ों के अंदर। उसमें है गोभी, घिया तोरी, पालक, सलाद के पत्ते, टमाटर, खीरे और मूली। इसके अलावा मशरूम्स और अजवाइन का आप अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तब भी आप वज़न कम कर सकते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ें हैं जो कि हम शायद डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से इस्तेमाल करना है शायद इस चीज़ का आइडिया बहुत कम है। आप कहवा के तौर पे कर सकते हैं, आप सलाद के तौर पे कर सकते हैं, लंच के अंदर आप वो कहते हैं ना कि सब्जियां बॉईल करके भी आप वो तो प्रॉपर मील बन जाता है और उसमें बहुत मेहनत लगती है। बिल्कुल। चलें, अब प्रोग्राम का आगाज हमेशा की तरह हम मौसम से करते हैं, तो मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करते हैं। लेट्स गो। कराची से खैबर तक गजब की ठंड पड़ने लगी है। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है और मुतादिद इलाकों में पारा -11 तक गिर गया। पंजाब और सिंध के बेशतर अजला में धुंध का राज बरकरार है। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। मुख्तलिफ शहरों में मौसम की क्या सूरत हाल है, आइए जानते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं गिलगित बल्तिस्तान का, जहां खून जमा देने वाली सर्दी का राज बरकरार है। गिलगित में दर्जा हरारत कम से कम -1 और ज्यादा से ज्यादा 13 डिग्री रहने का इम्कान है। स्कर्दू की बात करते हैं। स्कर्दू में कम से कम पारा -4 और ज्यादा से ज्यादा 5 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है। और अब नजर डालते हैं आज़ाद कश्मीर पर, जहां सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 1 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर में मौसम शदीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। और अब आगे चलते हैं, नजर डालते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मौसम पर, जहां बेशतर अजला शदीद सर्दी की लपेट में हैं। फूलों के शहर पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहने का इम्कान है। सवात की तरफ चलते हैं, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -4 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि बनू, लकी मरवत, DI खान और गिरदोनवा में धुंध पड़ने की तवक्को है। और अब जिक्र करते हैं पंजाब के मौसम का, जहां मौसम क्लियर और खुश्क सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री रहने की तवक्को है। शहर बेमिसाल इस्लामाबाद का जिक्र करते हैं, वहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं। मुल्तान में पारा कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 24 डिग्री रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में धुंध छाए रहने की पेशगोई की है। और अब आपके साथ शेयर करते हैं सुबह बलोचिस्तान का मौसम, जहां सर्दी की लहर बरकरार है। दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम -7 और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। और आखिर में शेयर करते हैं सुबह सिंध का मौसम,
जहां सख्त सर्दी पड़ रही है, रोशनियों के शहर कराची में पारा सिंगल डिजिट में आ गया है और दर्जा हरारत की बात करें तो कम से कम टेम्परेचर 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 26 डिग्री रहने का इम्कान है। हैदराबाद की तरफ चलते हैं। हैदराबाद में कम से कम दर्जा हरारत 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने की पेशगोई की है, जबकि सखर, शहीद, बेनज़ीराबाद, शिकारपुर, कश्मोर, खैरपुर और गिरदोनवा में धुंध पड़ने की तवक्को है। थैंक यू सो मच नजफ, आपने मुल्क के मौसम के अहवाल के बारे में हमें आगाह किया। लेकिन सर्दी का ये मौसम सिर्फ पाकिस्तान में ही रंग नहीं दिखा रहा, दुनिया भर में इसके असरात हमें देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली अमेरिका की अगर बात करें तो बर्फ़ के तूफ़ान के बाद वहाँ पर मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर हैं। कैंसस सिटी में बर्फबारी का 32 साला रिकॉर्ड टूट गया है, जबकि मिजूरी और टेक्सास में हादसात भी पेश आए जिसमें 10 अफराद हलाक हो गए और हज़ारों परवाज़ें मनसूख और ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। बरतानिया की बात करें तो वहाँ पर भी शदीद बर्फबारी और सैलाबी सूरत हाल है। इंग्लैंड और वेल्स में सैलाब की 500 से ज़ायद वार्निंग्स अब तक जारी की जा चुकी हैं। लेस्टर और लंकनशायर में सैलाब से जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते हैं, सऊदी अरब में तेज बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में अर्बन फ्लडिंग से ट्रैफिक रवानी शदीद मुतासिर है। अब तक मदीना मुनव्वरा में 49, जद्दा में 38, मस्जिद कुबा के अतराफ 33 मिलीलीटर पानी रिकॉर्ड किया जा चुका है। जी हाँ बिल्कुल, और ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है, जो इतने शदीद मौसम हम हर जगह पर देख रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में हो, बरतानिया या सऊदी अरब में हो। बहरहाल ये तो थी जी मौसम की बात। अब हम कुछ सियासी मौसम की बात कर लेते हैं। तो सियासत में तो पारा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर तहरीक इंसाफ का पारा भी अब खासा हाई है। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेटर शिबली फराज और सलमान अकरम राजा ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और हुकूमती रवैये पर उन्होंने सवालात की बौछार कर दी। शिकवे शिकायत के अंबार लगा दिए। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने 190 मिलियन पाउंड के फैसले में ताख़ीर पर भी तशवीश का इजहार किया, जबकि उन्होंने डील के तासुर को मुस्तरद कर दिया। नए इंतखाबात की डिमांड भी उन्होंने की। बानी पीटीआई से फौरी मुलाकात कराने पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने मुज़ाकरात में तातुल का जिम्मेदार हुकूमत को करार देते हुए दो टोक अल्फाज में ये वाज़ेह किया है कि जब तक उनकी बानी चेयरमैन से मुलाकात नहीं होती तब तक मुज़ाकरात नामुमकिन है और मुलाकात के बाद ही अब ये मुज़ाकरात की तीसरी बैठक होगी। बिल्कुल। और दूसरी जानिब अलीमा खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इंकशाफ किया कि बानी चेयरमैन को बनी गाला में नजरबंदी की पेशकश हुई थी और अली अमीन गंडापुरी ऑफर लेकर आए थे। बराह रास्त किसी ने राब्ता नहीं किया। उन्होंने बैकडोर्स राब्तों और डील की खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई किसी सूरत डील कबूल नहीं करेंगे और वो अपने मुकदमात का सामना करेंगे। इस पर अगर हुकूमती मौक़िफ़ की बात कर लें तो वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रिएक्शन देते हुए कहा कि मुज़ाकरात मस्बत सिमत में चल रहे हैं, बातचीत से ही रास्ता निकलेगा। जबकि सेनेटर तलाल चौधरी ने तंज करते हुए ये कहा है कि तहरीक इंसाफ की हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बानी पीटीआई ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दे जिसमें उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए, सियासी मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी साहब। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताएगा कि हुकूमत का ये कहना है कि जो मुज़ाकरात हैं वो एक मस्बत सिमत में चल रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत गैर संजीदा है। क्या मुस्तकबिल है इन मुज़ाकरात का और आपके ख्याल में क्या ये नतीजा खेज साबित हो पाएंगे? डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट का रवैया क्या रहता है। गवर्नमेंट का उनकी मुज़ाकराती कमेटी इतनी है इख्तियार रखती है। अभी तक तो 4 दिन हो गए, 5 दिन उनसे मुलाकात नहीं करवा सके इमरान खान साहब से। स्पीकर साहब ने भी और मुज़ाकराती कमेटी के अरकान ने भी अपनी बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। तो अब इसका जो इन्हिसार है वो तो ज़ाहिर है हुकूमत की रवैये के ऊपर है। हुकूमत कितनी संजीदगी का मुजाहरा करती है, कितना वो अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करती है। क्योंकि जो अता तारड़ ने कहा है कि मस्बत समत में, तो ज़ाहिर है अता तारड़ साहब, तलाल है या ख्वाजा आसिफ हैं, ये इन लोगों की तो ख्वाहिश है कि मुज़ाकरात जो है ये सबोटाज हो जाए। तो वो तो उनके लिहाज से तो ये सही समत में जा रहे हैं, लेकिन हम संजीदगी से मुज़ाकरात को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। फैसल साहब, इस हवाले से हमें ज़रा प्रिसाइजली बताइएगा। अलीमा खान ने इंकशाफ किया है कि बानी चेयरमैन को बनी गाला में नज़रबंदी की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे।
शेर अफजल मरवत ने दावा किया है कि ये ऑफर मोहसिन नकवी ने दी थी। इस पर आपके क्या तासुरात हैं, इस पर क्या वजाहत करेंगे आप? नहीं, मैं दोनों के बयानात की वजाहत नहीं करूंगा, वो अपने बयानात की खुद वजाहत करेंगे। मेरे सामने कोई ऐसी ऑफर नहीं आई है, ना मैं प्रीव्यू हूँ इसी बात का, और इमरान खान साहब ने बहरहाल हमें ये इन्फॉर्म किया। फैसल साहब, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा तजाद क्यों तहरीक इंसाफ के अंदर ही मौजूद है? क्यों इस तरह के जो है वो चीज़ें मुतजाद हमें देखने को मिल रही हैं उनकी जानिब से? मुज़ाकरात से मुतालिक जो है वो मैं एग्री करता हूँ कि बातचीत सिर्फ हामिद रजा साहब को करनी चाहिए, बाकी लोगों को इस पे जो है लपकुशाई नहीं करनी चाहिए, उससे कन्फ्यूजन होती है और वो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए स्पोक्स पर्सन बनाए गए हामिद रजा साहब, और मुज़ाकराती कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई, लिहाजा जो है वो फिर कल मैसेज आया। लेकिन मुज़ाकरात के सिलसिले में मेरा ज़ाती बिल्कुल ख्याल है कि लोगों को लपकुशाई नहीं करनी चाहिए, और हामिद रजा साहब को ही ये जिम्मेदारी दी गई है, तो उन्हीं के जरिए बात करनी चाहिए। फैसल साहब, जहाँ बहुत से लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, वहीं पर बुशरा बीबी के हवाले से भी ये बात की गई कि वो मुदाखलत कर रही हैं, इसमें किस हद तक सदाकत है? और ये भी कहा गया कि बानी पीटीआई की जानिब से पैगाम रसानी से भी जो है वो रोका गया है। तो ये क्या मामलात चल रहे हैं बुशरा बीबी के हवाले से? नहीं, ये सारा झूठ है, इसकी वजाहत हो चुकी है, प्रोपगेशन है। बुशरा बीबी टारगेट होती हैं पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर के लोगों की, वो इजी टारगेट है, वो जवाब नहीं दे सकती हैं, ज़ाहिर मीडिया पे नहीं आती हैं, लिहाजा उनका नाम जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैं समझता हूँ कि उसकी काबिल मज़म्मत बात है। बुशरा बीबी एक घरेलू खातून है, अपने खामन इमरान खान साहब के अलावा उनकी कोई दिलचस्पी सियासत में नहीं है। अच्छा फैसल साहब, इस हवाले से बताइएगा कि 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 2 बार मौखर हो गया है और अभी भी 13 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई है। पीटीआई इस केस का फैसला जल्दी क्यों चाहती है? आपको क्या नजर आता है, क्या कहेंगे? ठीक है, हम समझते हैं जी ये बरियत का केस है और इसमें एक्विटल बनता है। हमारे खिलाफ प्रोसिक्यूशन का कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जिसको वो हमारे खिलाफ साबित कर सकें ये केस, लिहाजा जो है ये केस एक्विट होना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर जो है ये लटकाया जा रहा है, और ताकि जो है एक प्रेशराइज किया जा सके। ये कतई नज़र इस बात से कि इमरान खान इन चीज़ों से कभी भी प्रेशराइज नहीं होते, लेकिन ये केस का फैसला होना करीने इंसाफ है, और इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है ये केस को लटकाना मुनासिब बात है। वैसे साहब, एक ज़िमनी सवाल इसी बारे में कि इस केस के फैसले को जोड़ा जा रहा है मुज़ाकरात के इशू के साथ, और ये कहा जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात पर कोई मनफी असर ना पड़े, इसलिए इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, इसको भी मौखर किया जा रहा है। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? तो एक्विटल के केस में अगर जो है बरियत हो जाएगी तो सबसे मस्बत असर तो मुज़ाकरात पे वो पड़ेगा। लिहाजा ये जो प्रोपगेशन है, मैं आई डू नॉट एग्री विद इट। इसमें जो लोग कहते हैं उनको केस की नोयत का पता नहीं है। ये बरियत का केस है, प्रोसिक्यूशन जो है किसी किस्म का जो इल्ज़ाम है वो साबित करने में नाकाम रही है। तो अगर ये एक्विटल का अनाउंस होता है तो इससे मुज़ाकरात मस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डायलॉग्स हैं इसमें चूँकि पीटीआई के 2 मुतालिबात सामने आए थे, एक तो 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन और सियासी असीरान की रिहाई। तो क्या गारंटी है कि तहरीक इंसाफ की जो है वो हुकूमत के जुडिशल कमीशन और उसकी फाइंडिंग्स को, तहकीकात को तस्लीम कर लेगी? उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि पीटीआई अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दे? मोहतरम, जो कमीशन बनाया जाता है वो तो काबिल कबूल जजेस पे बनाया जाता है। अगर हुकूमत बनाएगी अपनी मर्जी के जजेस पे, वो तो काबिल कबूल नहीं होगा। जजेस ऐसे हैं जिनकी शोहरत अच्छी है, जो कि इन मामलात में पहले भी जो है जुडिशरी का एक रोल है, तो वो जो भी कमीशन बनेगा वो तो नेशन के लिए भी। फैसल साहब, जुडिशरी के हवाले से भी तहरीक इंसाफ के बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब तो ऑलमोस्ट तमाम जो है वो जजेस के हवाले से ही अपने बहुत से रिजर्वेशंस का इजहार कर चुकी है पीटीआई। नहीं, हमारी 26वीं आईनी तरमीम पे रिजर्वेशन हैं और वो बिल्कुल ओपन है। उसकी वजूहात है कि वो हम समझते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से अदालत के अंदर एक तासुब की फ़ज़ा कायम की गई है, मनपसंद जजेस को उठा के आईनी बेंच में लगाया गया है, और हुकूमत का जो ये रोल है बेंचेस बनाने में, ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। तो हम इसके ख़िलाफ़ हैं और इसके ख़िलाफ़ बतौर वकील भी हैं, बार्स भी हैं, और हम रहेंगे। और ये बात और जुडिशल कमीशन की बात का आपस में कोई ख़ास रब्त नहीं है। अगर जजेस अच्छे चुन के जुडिशल कमीशन बनाया जाता है जिनकी शोहरत अच्छी हो, तो तहरीक इंसाफ को क्या एतराज़ हो सकता है?
बिल्कुल ठीक। पीटीआई दूसरी जानिब चाहती है कि सियासी मसला हल करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, मगर इस्टेब्लिशमेंट तो दो टोक अल्फाज में वाजे कर चुकी है कि सियासी मामला सियासी जमातें खुद हल करें। इसके बावजूद पीटीआई क्यों इस्टेब्लिशमेंट को मुदाखलत के लिए दावत दे रही है बार बार? क्या लगता है आपको? किसने दी है जी? असद कैसर साहब ने अपने जो है वो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात की और सियासी रहनुमा बात कर चुके हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड होनी चाहिए इन मुज़ाकरात में। हाँ, तो अगर हुकूमत से एक मुलाकात नहीं हो पा रही 5 दिनों से, तो फिर कौन है जो रोक रहा है? या तो हुकूमत अपनी पोजीशन वाज़ह करे कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुलाकात करा सकें। अगर इदारे उनके मातहत नहीं हैं और उनसे ऊपर हैं, तो फिर किससे बात की जाए? ज़ाहिर है मुज़ाकरात तो उसके साथ होते हैं जो कि फैसला करने की इस्तात रखता हो। तो इस पे जो भी इस्तात रखते हैं, अगर हुकूमत है तो हुकूमत के तो जो इस वक्त फैसल साहब लेकिन बानी पीटीआई मुतादिद बार ये कह चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होना चाहिए और उसके बाद फिर खुद जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि वो ए पॉलिटिकल हैं, वो किसी भी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं कर रहे हैं। तो फिर क्यों बार बार अब ये दावत दी जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से? इस्टेब्लिशमेंट का ये दावा जो है वो इससे बड़ा मजाक हो नहीं सकता पाकिस्तान की तारीख में या पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री में भी। इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सियासी मुदाखलत करती है, उनका सियासी रोल रहा है और वो सियासी रोल जो है वो सिक्योरिटी स्टेटमेंट ठीक है, आपकी बात बजा है, लेकिन डेफिनेटली सियासी जमातों को मेरे ख्याल से अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए और ये तमाम वो मसाइल हैं जो कि मिल बैठ कर शायद हल भी हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैसल चौधरी साहब बानी वकील हमारे साथ मौजूद थे और जो इस वक्त डायलॉग चल रहे हैं, मैंने कल भी इस हवाले से बात की थी कि उनका एक पॉजिटिव सिमत में जाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसी से एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी पाकिस्तान में और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही हमें अल्टीमेटली मौशी इस्तेहकाम की जानिब लेके जाएगी। इस चीज़ में कोई शक नहीं है और इसी बात के साथ लेते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट बाकी हैं, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टैलेंट की। तो पाकिस्तानी ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं, वो दुनिया के हर मैदान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाती हैं। खास तौर पर खेल के मैदान में पाकिस्तानी ख़वातीन का रुझान तेज़ी से बढ़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान बास्केटबॉल फेडरेशन के तहत कौमी ख़वातीन बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुई, जिसमें ख़वातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। अच्छा, सिन्फ़े नाजुक का वर्ड यूज़ किया जाता है ख़वातीन के लिए, लेकिन आजकल प्रैक्टिकली सिन्फ़े नाजुक नहीं है बल्कि हर मैदान में आगे आ रही हैं। ये बहुत खुशाइंद है। इस चैंपियनशिप की अगर बात करें तो इसमें शिरकत करने वाली दो बहुत ही टैलेंटेड बासलाहियत प्लेयर्स आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ये दोनों प्लेयर्स बाबदा की टीम से खेलती हैं, सना अजमत और लाइबा नदीम। सना एंड लाइबा, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सना आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, आप चूँकि कैप्टन भी हैं वापदा की टीम की, तो बास्केटबॉल का ये खेल, वैसे तो क्रिकेट हो गया या हॉकी हो गया वो तो हम देख रहे थे ख़वातीन खेल रही थी, ये वो खेल है जिसमें मर्द भी शायद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो एज आ ख़ातून आपका इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ, कैसे शौक़ पैदा हुआ और कैसे ये ज्वाइन किया? मैं अपने स्कूल लेवल से खेल रही थी। स्कूल के बाद जब मैं कॉलेज में आई तो कॉलेज में मुझे स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप मिली। अच्छा जी, तो उसके बाद से मेरा जो इंटरेस्ट था वो ज़्यादा हो गया और मैंने फिर इसको यूनिवर्सिटी लेवल तक कंटिन्यू किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने पंजाब से खेला और पंजाब के बाद हम लोगों ने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में बास्केटबॉल का टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है बास्केटबॉल का, सिर्फ ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी कम है, अदरवाइज टैलेंट बहुत है। आपकी बात बजा है सना, क्योंकि पाकिस्तान में पोटेंशियल है, टैलेंट है, बस उसको सामने लाने की ज़रूरत है। लाइबा, आपकी जानिब आना चाहूँगी। मुझे बताइएगा कि स्टार्ट हमेशा जब भी आप किसी करियर का स्टार्ट लेते हो, गेम का स्टार्ट लेते हो, तो एक स्टेप होता है जो आपने उठाना होता है, करेज का, डिटर्मिनेशन का। वो क्या स्टेप था? नंबर 1, नंबर 2, बहुत सारे चैलेंजेस भी सामने आते हैं, उसका कैसे सामना किया? अच्छा, तो मैंने भी सना की तरह स्कूल लेवल से स्टार्ट तो कर लिया था, बट एज अ करियर जब इसको मैंने चूज़ किया ना, तो फिर मुझे पता ये चला कि अगर मैं स्कूल में ही सिर्फ खेलती रहूँगी ना तो मैं इसको एज अ करियर परस्यू नहीं कर सकती। तो फिर मैंने आउट ऑफ स्कूल कोई ग्राउंड्स वगैरह देखना शुरू किए, तो मुझे पता चला कि एच ब्लॉक में एक स्टेडियम है, वहाँ पे लोग डेली बेसिस पे ना गेम करते हैं, लेकिन एक जो चैलेंज ये था कि वहाँ पे सिर्फ बॉयज़ करते थे। ये तो बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज था। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मैं अकेली लड़की थी जो जाके 10-12 लड़कों में खेला करती थी। तो फिर मुझे देखा देखी ओवर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स और लड़कियाँ आना शुरू हो गई अब।
लेकिन वो एक बहुत बड़ा चैलेंज डेफिनेटली था। फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया होगा Yeah. लाइबा इस चीज में कि आप लड़कों के साथ जाके खेल रही हैं, वो करेज, वो सपोर्ट और वो जो एक थोड़ा सा हिफाजती इकदाम किए जाते हैं फैमिली की जान, वो भी होंगे। बिल्कुल थे। मेरी मामा ने लेकिन बहुत सपोर्ट किया ना। ट्रस्ट इसमें बहुत ज़्यादा एतमाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि होता है। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा कि फिजिकल फिटनेस, स्टेमिना, टेक्निक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इस खेल में आपके लिए? इसमें दोनों इम्पोर्टेंट है। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। अगर आपके पास स्टेमिना है तो वो एक हद तक ही आपको ना इस चीज़ में आगे लेके जा सकता है। अगर आप सिर्फ स्किल बेसिस पे ऊपर आना चाह रहे हो, वो भी आप एक हद तक ही कम्पीट कर सकते हो। लेकिन अगर आप दोनों को बैलेंस करके लेके चलोगे तो ही आप उस लेवल को अचीव कर सकते हो कि आप नेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हो। अच्छा, बिल्कुल ठीक। सना, आपकी जानिब आना चाहूंगी, मुझे ये बताइए क्या स्कोप देखती हैं बास्केटबॉल का पाकिस्तान के अंदर, और जब आप लड़कियों से इंटरेक्ट करती हैं, उनकी कोचिंग करती हैं, उनकी ट्रेनिंग करती हैं, तो उनका इंटरेस्ट देखती हैं, किस लेवल का इंटरेस्ट होता है उनका इस गेम के अंदर, स्पेशली बास्केटबॉल के अंदर? अब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के हर स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में बास्केटबॉल का एक पीई लेसन होता है जिसमें बास्केटबॉल का जो है वो एक लेसन दिया जाता है प्रॉपर तरीके से। अपॉर्चुनिटीज़ सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कम है, अदरवाइज इस गेम में बहुत ज़्यादा स्कोप है। और बच्चियां जो हैं, जैसे कि हम एक डिपार्टमेंट से खेलते हैं, डिपार्टमेंट वापडा हो गया और आर्मी हो गया, ये आपको सिर्फ जॉब देता है। ठीक है। और जो बाकी, जैसे इस इवेंट में 8 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से हम 2 डिपार्टमेंट थे जिनके पास एक प्रॉपर जॉब है। अगर बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे PIA हो गया या रेलवे हो गया, अगर ये आगे सामने आए और हेल्प करें तो बहुत ज़्यादा जो टैलेंट है वो नज़र आएगा। क्योंकि डिपार्टमेंट्स कम हैं तो इस वजह से बच्चियों को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, इसको एज अ कैरियर आगे वो परस्यू नहीं कर पा रही हैं। और अच्छा, कोचिंग डेफिनेटली सना इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल लेवल के कोचेज़ आपको मैसर हैं इस खेल में? जी जी, हमारे जो अभी रिसेंटली कोच हैं शाहिद अली, वो नेशनल लेवल के ऊपर खेले थे। अच्छा। वो हमें कोचिंग करवा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इंटरनेशनल लेवल की हमें कोचिंग नहीं मिल रही है। व्हाट अबाउट फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं टीम्स को, या जो प्लेयर्स आगे आना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं बास्केटबॉल, उनके लिए फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल है? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे वापडा है और आर्मी है, ये अपने प्लेयर्स को लाइक पूरी एज अ जॉब दे रहा है। हमें मंथली सैलरी मिलती है तो वो हम उस चीज़ से बेनिफिट हो रहा है हमें। लेकिन जो बाकी हैं, जैसे फैसलाबाद की टीम पार्टिसिपेट करती है, गुजरांवाला की टीम पार्टिसिपेट करती है, बच्चों में टैलेंट बहुत है बच्चियों में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो फिर इसको एज अ कैरियर आगे लेकिन pursue अभी नहीं आप कर सैलरी की बात करिए सना, ये बताइए, वैसे कहा जाता है क्रिकेट में बहुत पैसा है, बहुत सारे लोग उसकी तरफ जाते हैं, तो लोगों के रुझान को बढ़ाने के लिए, इस तरफ लाने के लिए थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेटली बताया कि अच्छा पे करते हैं कि गुजारा हो जाए, मजीद इंटरेस्ट आए, लोगों का ध्यान भी इस तरफ आए, जिसको एज अ करियर परस्यू करें? जी बिल्कुल, अगर आप गवर्नमेंट देखें तो हम गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तो वो एज अ कैरियर अगर हमारा स्केल स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता है, जैसे हम जीतते हैं तो हमें 2 स्टेप प्रमोशन मिलती है, तो वो अच्छी सैलरी मिल जाती है हम लोगों को। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमें सपोर्ट नहीं मिलती या हेल्प नहीं मिलती, हमें हर चीज़ फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो हम इसको एज अ कैरियर आगे लेके चल रहे हैं। ठीक। अच्छा लाइबा, मुझे ये बताइएगा कि बास्केटबॉल को एज अ करियर अगर कोई प्रोफेशनल, कोई खातून या कोई लड़की आगे आना चाह रही है, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, किस तरह से जो है वो इसको आगे लेकर चल सकती है अपने इस शौक, क्या ज़रूरत है? अच्छा, तो अगर आप बास्केटबॉल को एज अ करियर परस्यू करना चाह रहे हैं ना, तो इसके काफ़ी डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप कर सकते हो, सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं। अब जैसे बहुत सी अकेडमी स्टार्ट हो गई हुई है, मैं खुद एक अकेडमी को कोचिंग देती हूँ अभी ना, तो इस तरह आप इसको आगे लेके चल सकते हो। और इससे क्या होगा कि जो यंग जनरेशन है, जो बेसिकली आप नर्सरी कहते हैं जिसको ना, उसमें ये टैलेंट अगर हम अभी से उनको सिखाना शुरू करेंगे तो इन द नेक्स्ट 10 years वो उस लेवल को भी अचीव कर पाएंगे कि वो इंटरनेशनली कम्पीट कर पाएंगे। अच्छा, तो यहाँ पर जिस तरह से भी मैं सना से बात कर रहा था कि कोचिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, तो अगर डिफरेंट एकेडमीज हैं तो वहाँ पर क्या कोचेज़ अवेलेबल हैं इस वक्त जो कि सही तौर पर सिखा पाएँ बच्चियों को, या जो लड़के अगर इसको आगे आना चाह रहे हैं, खेलना चाह रहे हैं उनके? बिल्कुल, जितने भी अकेडमीज़ हैं उनमें नेशनल लेवल कोचेज़ हैं। अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक ही फीमेल कोच अभी अवेलेबल है, लेकिन अकेडमीज़ अब माशाल्लाह से आई थिंक लाहौर में 6-7 खुल गई हैं फॉर बास्केटबॉल ओनली, तो काफ़ी आई थिंक ये प्रमोट हो रहा है एज अ स्पोर्ट। बिल्कुल ठीक। सना, आप मुझे ये बताइए कि एज अ कौमी टीम जब हम देखते हैं पाकिस्तान की कोई नहीं बन सकी बास्केटबॉल के अंदर, हुकूमती सतह पर आपको क्या ऐसा लगता है कि किस तरह के इकदाम होने चाहिए फौरी कि इस तरह की टीम अरेंज हो जाए, बने, इसको सपोर्ट किया जाए? हुकूमत अगर सपोर्ट करे, जैसे इंटरनेशनल थोड़े हमें लेके जाए, टूर्स करवाए, मैचेस करवाए, ठीक है, तो वो tours, हमें matches, जी हमें उस वहाँ से हमें सपोर्ट मिल सकता है।
और दूसरा ये है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि डिपार्टमेंट्स अगर निकले, जैसे PIA निकले, जैसे लड़कों की टीम के लिए नेवी की टीम है लेकिन लड़कियों की टीम के लिए नेवी की टीम नहीं है, तो अगर डिपार्टमेंट्स इसमें अपना थोड़ा सा रोल प्ले करें तो काफ़ी सारी जो बच्चियां हैं और टैलेंट है वो हमें नज़र आ सकता है। ठीक है। बिल्कुल अच्छा, ठीक। क्या पैगाम गवर्नमेंट के लिए आपकी तरफ से हो सकता है कि कैसे जो है वो बास्केटबॉल को प्रमोट करने के लिए इकदाम किए जाएं? सर सबसे पहले तो जो सबसे मेन इशू आ जाता है वो होता है कि इवेंट और इवेंट के लिए स्पॉन्सर्स ना, तो अगर तो गवर्नमेंट वो हमारा इवेंट स्पॉन्सर कर रही है फिर और सारे जितने भी प्रोविंशियल टीम्स हैं उनको भी सपोर्ट कर रही है कि आप आओ, लाहौर में टूर्नामेंट हो रहा है, हम आपका खर्चा उठाएंगे, तो और ये फ्रीक्वेंटली हो, ये ना हो कि साल में एक टूर्नामेंट हो रहा है उसमें कुछ भी नहीं हम कर पाते। तो अगर है कि साल में 2-3 हम टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं उससे स्पोर्ट बहुत प्रमोट भी होगा, प्रैक्टिस भी होगी, बिल्कुल नाम सही भी है, बनेगा और हो ऐसे ही है। सकता है हमारी कौमी टीम भी बन जाए। व्हाई नॉट। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को और बेस्ट विशेस हैं फॉर द फ्यूचर कि आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में मजीद अच्छा आगे खेलें और जाएं। पाकिस्तान के लिए एजाज लेकर आएं। बिल्कुल। बहुत Thank शुक्रिया you आप so दोनों much। का हमारे साथ। और नाजरीन अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, हम एक ऐसे माशरे में रहते हैं जहां मर्दों की दूसरी शादी को तो बआसानी कबूल कर लिया जाता है, मगर किसी बेवा या तलाक याफ्ता खातून के लिए दूसरी शादी करना निहायत मुश्किल काम है। अच्छी बात यह है कि अब इस रुझान में तब्दीली देखने में आ रही है। गुज़िश्ता दिनों सोशल मीडिया पे बहुत सी ऐसे खबरें देखने में आई जहां औलाद ने अपनी वालिदा की दूसरी शादी करवाई और इन्हें अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जीने का एक और मौका फराहम किया। अच्छा, ये शुरू में जो आपने कहा ना कि मर्दों की दूसरी शादी को बासानी कबूल कर लिया हो जाता जाती है। इस बासानी में थोड़ी शिद्दत कम कर लिया। लेकिन देखा जाए ना थोड़ी सी आसानी ही है, बेचारों को कम एक्सक्यूजेस देने पड़ते हैं। अच्छा, गुज़िश्ता महीने सोशल मीडिया पर एक ऐसी खातून की दूसरी शादी काफ़ी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई थी जिसने अपने दोनों बेटों को अकेले पाल कर जवान किया। बेहतरीन परवरिश पाने वाले दोनों बेटों ने लोगों की परवाह नहीं की और ख़ुद ही अपनी वालिदा की दूसरी शादी करवा दी। इसके अलावा रवा माह कराची से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान अब्दुल अहद ने 18 साल बाद न सिर्फ अपनी तलाक याफ्ता वालिदा की दूसरी शादी करवाई है बल्कि बतौर गवाह भी उसमें शरीक हुए हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में औलाद की जानिब से ये सिंगल पेरेंट की शादी करवाने का जो रुझान है कितना खुशाइंद है, इसी मौजू पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं गेस्ट, मारूफ रिलेशनशिप कोच मिसेस खान। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान मिसेस खान। मिसेस खान, आपसे जानना चाहूंगी कि मर्दों, वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। मर्दों की दूसरी या तीसरी शादी हो तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं होता, मगर खवातीन के हवाले से ये मामला बिल्कुल बरअक्स है। ये बताएं कि बच्चों की जानिब से अपनी तलाक याफ्ता वालिदा की जब दूसरी शादी करवाई जाने का ये जो एक रुझान चल पड़ा है, इस बारे में आप क्या समझती हैं, क्या देखती हैं? देखें, औरत को तो हमेशा डिग्रेड किया जाता है, चाहे वो माँ के घर हो, चाहे वो शौहर के घर हो, चाहे वो फिर बाद में बच्चों के हाथ में आ जाती है, क्योंकि वो बच्चों पे डिपेंडेंट हो जाती है, बूढ़ी हो जाती है, तो वो डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड ही रहती है। वो जो पढ़ लिख जाती हैं, हंसती हैं, बोलती हैं, उनकी तो लाइफ ज़िंदगी दूसरी होती है, उनको तो पता है कि व्हाट देयर राइट्स आर। लेकिन आम औरतों की ज़िंदगी गांव देहातों में तो बहुत ख़राब है। वो अंडर प्रेशर हर वक्त रही हैं, जब पैदा हुए बाप के साए तले, भाइयों के साए तले, जब शादी हुई तो शौहर के साए तले, जब बच्चे जवान हुए तो फिर बच्चों ने और सब बहुओं ने डोमिनेट करना, तो उसकी क्या ज़िंदगी रही। उसने तो सबका काम किया, उसने सबकी भलाई की और एंड में भी उसका रिज़ल्ट ज़ीरो ही मिलता है उसको। लेकिन अब खुशाइंद बात, मुझे भी ये बहुत अच्छी बात लगी और ये बहुत अच्छा ट्रेंड सेट हुआ कि बच्चों ने या औरतें खुद भी सोचती हैं या बच्चे भी सोचते हैं कि हमारी भी शादियां हो जाएंगी या हम बाहर चले जाएंगे नौकरी के लिए या कुछ भी हो, व्हाट्सोएवर। हमारी अम्मा जिसने इतना बर्दाश्त किया, हमारी अम्मा ने जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा जवान किया और इतनी उसने मुश्किलें सही, तो उसकी ज़िंदगी में भी तो कुछ राहत आनी चाहिए, उसको भी तो खुशियाँ मिलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। उसका भी तो कोई पार्टनर हो। जहाँ जाती है और जब मैं देखती हूँ, मैं ऑब्जर्व करती हूँ, जहाँ सिंगल औरत होती है ना, उसका शौहर साथ नहीं होता ना। मिसेस खान, आपने बात की कि खुशी मिलनी चाहिए वालिदैन को, डेफिनेटली ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमने ये देखा है अपनी सोसाइटी में कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं, अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, वालिदैन तन्हाई फील करें और ऐसे में अगर दोबारा शादी की बच्चों की जानिब से हिमायत ना की जाए तो फिर इन हालात में वालिदैन के लिए क्या ऑप्शन है?
वालिदैन के लिए भाई एक हमारे मोहल्ले में साहब हैं, बहुत अच्छा कमाते हैं, घर कोठी भी उनके नाम, उनका बेटा ऐसा है कि वो बाप की दूसरी शादी होने ही नहीं देता, और बाप भी पता नहीं क्यों उससे डरता है। भाई तुम्हारा घर है, तुम कमा रहे हो, तुम सारा खर्चा उठा रहे हो, तुम बिजली पानी गैस का, बेटा तो दूसरी शादी एक को तलाक देकर दूसरी कर बैठा है, माँ उसकी बेचारी कैंसर में इंतकाल फरमा गई, और वो बेटे से इतना डरता है। मैं उसके पीछे इतनी पड़ी रहती हूँ कि तुम आइंदा तुम अभी भी जवान हो, अच्छा। आइंदा आने वाली जिंदगी में ये तुम्हारे मुंह में पानी भी नहीं डालेंगे, अपने लिए एक साथी ले लो, एक जीवन साथी रख लो, कोई तो तुम दोनों का कोई आसरा तो होगा, एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करोगे, गप्पे मारोगे, अपनी जिंदगी लाइफ को एंजॉय करोगे, हर बात में एक दूसरे के साथ ही रहोगे, मर्जी लोगे एक दूसरे की, और तुम दोनों खुश रहोगे, बाहर आओगे जाओगे, सोशल लाइफ एंजॉय करोगे। एक आदमी या एक मर्द अकेला रह सकता है? ये तो जोड़ी आपने देखा है, परिंदों की भी होती है, जानवरों की, वो तो इंसान है। इंसान नीड्स अ पार्टनर, बिल्कुल, इंसान इज अ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान जो तो है एक सोशल एनिमल है, उसको पार्टनर की जरूरत है, उसको लोगों की जरूरत है बातचीत के लिए। जब दोबारा शादी के अमल में बच्चों और वालिदैन के दरमियान इत्तेमाद और राब्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह अभी एक स्टोरी के बारे में आप बात कर रही हैं कि वो अपने बाप की शादी नहीं होने दे रहा, कहीं ना कहीं ट्रस्ट इश्यूज होंगे मिसेस खान, कोई ना कोई मामला होगा जो हमें नहीं पता, तो इस ताल्लुक को मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हमें पता है जी। देखिए, वो तो चाहता है कि जो कुछ मेरा बाप कमाता है मैं हड़पू कर लूं, जो कुछ मेरा बाप, और बहू भी इसी तरह की फिर हो जाती है। फिर बहू भी चाहती है कि मेरा ससुर शादी ना करे, ये तो अच्छा कमा खिला रहा है, हमें सारा कुछ मिल रहा है, और ये जो कुछ कर रहा है वो सब कुछ हम दोनों का हो, और ये शादी ना करे। मैंने कहा देखो, वो बीवी अपनी किस्मत लाएगी, और वो बीवी घर को ऑर्गेनाइज भी करेगी। वो दोनों तो जॉब पे चले जाते हैं, छोड़कर उसको बेचारे को, वो बेचारा घर के काम सौदे वगैरह लाता है, टीवी देखता है, ये शाम को दोस्तों में चले जाता है। मैंने कहा ये क्या लाइफ है? तो ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बड़े क्लेवर होते हैं। ये किस लिए नहीं चाहते बाज दफ़ा कि जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उस पर हम हावी हो जाएं, और बाप हमारी दूसरी शादी ना करे। सबसे ज़्यादा वजह बड़ी यही होती है कि वो चाहते हैं कि जो कुछ बाप का है वो हम हथिया दें। बहुएं आती है, फिर वो भी माइंडसेट देखती हैं कि शौहर का यही है, फिर वो भी। तो मिसेस खान, इसको ठीक कैसे किया जाए, इस बॉन्ड को मजबूत कैसे किया जाए? नहीं, अब ये ट्रेंड बहुत चेंज हो रहा है, और ये ट्रेंड इन बच्चों ने बहुत अच्छा सेट किया है। इट्स एन एग्जाम्पल फॉर द पीपल। देखिए, बच्चे तो अब बाहर चले जाते हैं, माँ बाप अकेले रह जाते हैं। अब ये जो ट्रेंड नया सेट कर रहे हैं लोग, और मेरे पास फोन आते हैं कि हमारी अम्मा की क्या शादी कर दो। लड़कियां भी बोल रही होती है, मिसेस खान हम तो बाहर रहते हैं, हम अपनी अम्मा के वजह से बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो इनकी दूसरी अगर अच्छा, आपने बात की मिसेस खान के और कहीं ऐसा भी होता है कि शायद बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि जी बाप की प्रॉपर्टी पर जो है वो कोई नई औरत आकर कब्जा ना कर ले, इसलिए शायद उनकी शादी भी नहीं करवा रहे होते। लेकिन हमने ये देखा है कि जहाँ पर कोई इस किस्म के प्रॉपर्टी इश्यूज नहीं होते, वहाँ पर भी ये कहा जाता है कि भाई तुम्हारे पास क्या है। अपने अब्बा को कहते हैं कि जी आपके पास क्या है, कहाँ से खिलाओगे, क्या करोगे। वो भी फिर इस हवाले से बातें सुनाते हैं, वहाँ पर भी फिर कुछ नहीं करने देते। फिर वो बाप की उल्टियाँ और खांसी वांसी के लिए अपने हाथ आगे रखा करें, अपना उनको बाथरूम लेकर जाया करें। कोई तो सहारा हो ना, कि जब कभी इंसान बीमार होता है तो क्या बहुएं वगैरह जाएंगी उसको देखने हैं, या कौन करेगा, या बेटियां अपने घरों से आकर करेंगे। तो उसको एक पार्टनर चाहिए, एक मोहब्बत करने वाला इंसान चाहिए जो कि उसकी खिदमत कर सके, या वाइस वर्सा। अगर उसकी बीवी ज़रा बीमार हो तो वो भी हंसी खुशी अपनी बीवी के लिए वैसे ही सैक्रिफाइसेस दे। दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा हो, एक दूसरे से प्यार करेंगे, मोहब्बत करेंगे। बड़ी उम्र में उसको एक साथी की तो हमेशा ज़िंदगी में इंसान को ज़रूरत रही है। साथी इन द शेप वेस्टर्न कल्चर में तो मिसेस खान हमने ये देखा है कि ये एक बहुत आम चीज़ समझी जाती है और इसको कोई बुरा नहीं यहाँ पर समझा जाता वेस्टर्न कल्चर में। लेकिन अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें तो शायद इसको अभी कुछ वक्त लगेगा इसको एक्सेप्ट करने में, इस ट्रेंड को। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं कि इसको एक्सेप्टेबल हमारी सोसाइटी में बनाया जा सके? बिल्कुल,
आप अपना इस्लाम निकाल कर लोगों को पढ़ाएं और कहें कि देखो इस्लाम आपको क्या कहता है कि आप बुराई से बचने के लिए, और ये बुराई से बचने के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप किसी की निकाह में आ रहे हैं, आप किसी की प्रोटेक्शन में आ रहे हैं, और औरत को तो प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। मिसेस खान, आखिर में जरा ये बताइएगा, ऐसे वालिदैन को आप क्या तजवीज़ देना चाहेंगी जो अभी भी अपनी ज़िंदगी के फैसलों को लेकर उलझन का शिकार है, कन्फ्यूजन का शिकार है? कंफ्यूजन का शिकार है, मारे लाते दो बेटों को निकाले, गेट आउट, कहना दिस इज माय प्रॉपर्टी, गेट आउट ऑफ द हाउस। अगर से वो इस तरह जिद करते हैं ना, मुझे पता है कई लोग ऐसे हैं, और काश हो मेरा ये प्रोग्राम सुन रहे हो, एक काम करने वाली है, उसकी तलाक हो गई, उसकी ने दूसरी शादी कर ली, बाप ने ऐसा भड़काया उन बच्चों को कि वो बच्चे मार, कभी जाती है माँ कुछ चीज़ लेकर तो मारते और घर से निकाल देते हैं। ऐसे लोगों को तो ऐसा सबक सिखाना चाहिए। उनके यहाँ, गरीबों के यहाँ भी ये बात बहुत बुरी समझी जाती है और माँ को मारा जाता है अगर वो दूसरी शादी कर ले, बच्चे मारते हैं, बाप सिखाते हैं। ठीक है, चलें, शायद इसके लिए अभी कुछ वक्त दरकार होगा। अब ये ट्रेंड हमारा स्टार्ट तो हुआ है, सोशल मीडिया पर भी जो है वो हाईलाइट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है कि अगर आपके पेरेंट्स अकेले हो जाएं तो आप उनकी शादी कर दें, क्योंकि आपने तो चले जाना है तो उनका कौन होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ ज़िशान ठीक हो जाएगी हमारे माशरे में भी, और इसको इंकरेज किया जाएगा मजीद। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। अब कुछ खेल के मैदान से बात करते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियां जोर पकड़ रही हैं, और इसके साथ आपको बताते हैं मेगा इवेंट 19 फरवरी से कराची में शुरू होगा। इब्तिदाई मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए इब्तिदाई स्क्वाड के ऐलान की आखिरी तारीख सामने आ गई है। इवेंट में शरीक तमाम टीमों को 11 फरवरी की रात 12 बजे तक स्क्वाड का ख़त्मी ऐलान करना होगा। 11 फरवरी तक की इब्तिदाई स्क्वाड्स में आईसीसी की मंजूरी के बगैर रद्दबदल कर सकेगी। 12 फरवरी से टीमों रद्दबदल के लिए आईसीसी की टीमों से मंजूरी लेना लाजमी होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और दूसरी जानिब आईसीसी ने दिसंबर 2024 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान भी कर दिया है, और इसमें कोई पाकिस्तानी क्रिकेटर शामिल नहीं है। नामजद खिलाड़ियों में भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह शामिल हैं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस हैं, जनूबी अफ्रीका के जैन पीटरसन हैं, जो कि पहले भी नामजद हो चुके हैं। ख़वातीन कैटेगरी की अगर बात की जाए तो उसमें भारत की सिमरती मंधाना हैं, जनूबी अफ्रीका की नॉनको मलाबा और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को नामजद किया गया है। और इसके साथ साथ क्रिकेट के मैदान में और भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। पीएसएल की तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। 10वां एडिशन है पीएसएल का, जो कि अप्रैल में स्टार्ट होगा और 19 मई तक ये जारी रहेगा। पीएसएल प्लेयर्स ड्राफ्ट की तकरीब की अगर बात करें तो ये 13 जनवरी को हुजूरी बाग में होगी। 6 फ्रेंचाइजेज अपने स्क्वाड के लिए स्टार खिलाड़ियों का इंतखाब करेंगी। बिल्कुल, और मजीद आगे चलते हैं, खबर शामिल करते हैं जनूबी अफ्रीका से, जहां बानी पीटीआई की साबका अहलिया जमाइमा गोल्ड स्मिथ जो है हाइकिंग के दौरान पहाड़ से गिरकर जख्मी हो गई। जमाइमा अपने दोस्तों के साथ सतह समंदर से 2000 फीट बुलंद पहाड़ी पर हाइकिंग कर रही थी। जमाइमा इस पहाड़ी की चोटी से नीचे उतरते हुए फिसलकर गिर गई, जिसके बाद उनके कंधे, टखने और पांव पे चोटें आई हैं। जख्मी हालत में जमाइमा को केप टाउन के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जमाइमा ने अस्पताल से अपनी कुछ तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं, जिसमें उन्हें बैसाखियाँ इस्तेमाल करते हुए और व्हील चेयर पर बैठे हुए देखा जा सकता है। तो हमारी नेक ख्वाहिशात हैं, बेस्ट विशेस हैं जमाइमा के लिए और उनकी फैमिली के लिए कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएं, उनकी चोटें बिल्कुल ठीक हो जाएं। तो नाजरीन, अब आगे चलते हैं, लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सुनो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। नजफ, वो मिसाल तो आपने सुनी होगी, आंखों से तीर चलाना। बिल्कुल। लेकिन वो आंखों से तीर तभी चल सकते हैं जब आगे ठीक हो, नजर जो है वो बहुत अच्छी हो। आंख जो है वो कुदरत का एक बहुत खूबसूरत तोहफा है, और हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ सीखते हैं उसका 80% आंखों के ज़रिए ही हमारे दिमाग तक पहुँचता है। एक आम इंसानी आंख जो है वो 70 लाख रंगों को देखने की सलाहियत रखती है, मगर अफसोस की बात यह है कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अमराज़ चश्म में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हो रहा है। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें तो बिनाई के मरीजों की तादाद के हवाले से पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 80 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी आंखों की इस मर्ज में कहीं ना कहीं मुब्तला है, जबकि 20 लाख अफराद अंधेपन का शिकार हो चुके हैं। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से काला मोतिया, जिसे
ग्लोकोमा के मर्ज में तशवीशनाक हद तक इजाफा देखा गया है। यहाँ काला मोतिया जो है आपको अंधेपन का शिकार कर देता है और ये सबसे बड़ी वजह जी है। हाँ बिल्कुल। आज के हेल्थ सेगमेंट में हम इसी हवाले से बात करेंगे, आंखों की मुख्तलिफ बीमारियाँ क्या हैं, बच्चों को बुजुर्गों को नज़र की कमज़ोरी से कैसे बचाया जा सकता है, और स्पेशली ऑर्गेनिक तरीके से घरेलू और कुदरती इलाज क्या है, क्योंकि वैसे तो हम अद्वियात यूज़ कर रहे होते हैं, वो मुख्तलिफ केमिकल्स मेडिसिन कहीं ना कहीं ड्रॉप्स वगैरह, साइड इफेक्ट्स स्टेरॉइड्स बहुत वगैरह, ज़्यादा हाँ। जो है वो उनके होते हैं, लेकिन कुदरती तरीके से कैसे इलाज मुमकिन है, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर हम मौजूदा दौर की बात करें, आंखों की बीमारियां आजकल कौन सी हैं जो कि आम तौर पर जो है वो चल रही हैं, और किस तरह से एक ऑर्गेनिक तरीके से, कुदरती तरीके से उनका इलाज मुमकिन हो सकता है? हाँ जी, बहुत अच्छा टॉपिक रखा है आपने, क्योंकि हम ब्यूटी के ऊपर, हेयर पे, इस पे तो जो है वो हर कोई बात कर रहा ग्लो पे होता है। बात करते हैं, पर आंखें जिससे आपने देखना है, जी, वेरी जो मेन इंपॉर्टेंट, आपकी बॉडी का ऑर्गन ऑर्गन है उसको जो है वो बिल्कुल जो है वो उसकी केयर ही नहीं की जाती। सेंसिटिव ऑर्गन है ये हमारा। और डार्क सर्कल्स आ रहे होते हैं, उसकी टेंशन हो रही होती है, पफी आइज की हो रही होती है, रिंकल्स क्यों आ रहे हैं, इसकी टेंशन हो रही होती है। नजर का किसी को नहीं तो पता। नजर का किसी को नहीं पता कि इसकी जो है वो आपने अपने विजन की किस तरह से जो है वो आपने केयर करनी है, कि आपको जो है वो वक्त से पहले, जिस तरह हम प्रीमेच्योर ग्रे हेयर की बात करते हैं, जिनकी बात करते हैं कि आपकी जो नज़र है ये आपकी जो है वो, आपको ग्लासेस वगैरह अगर नहीं है तो ना लगे वक्त से पहले। आजकल छोटे छोटे बच्चों को आप देखें कि ग्लासेस लगी हुई नज़र की कमज़ोरी है, इसलिए कि हमने बहुत निगलेक्ट किया हुआ है। मेन चीज़ ये है कि जो इतनी ज़्यादा जो है ये बढ़ गई है आंखों के मसले, मसाइल, इश्यूज़, कि बहुत ज़्यादा हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, हर वक्त लैपटॉप पे बैठे हैं, मोबाइल पे बैठे हैं, तो हम एक तो उसकी केयर नहीं करते। दूसरे नंबर पे अगर हम धूप में निकलें तो आप देखें कि अब दूसरे जितने भी कंट्रीज़ हैं उसके अंदर जो है वो छतरी का इस्तेमाल कितना ज़्यादा है कि वो यूवी से जो है वो न सिर्फ अपनी स्किन को बचाते हैं, इसी तरह आंखों के लिए का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा, आंखों के लिए भी, अदरवाइज इसको फैशन समझा जाता है। अगर आपने ग्लासेस लगा रही तो कहते बड़ा मॉडर्न अपने एक्टर बनने की कोशिश कर रहा है, अदरवाइज ये बहुत एसेंशियल है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी स्किन के ऊपर सन ब्लॉक यूज करते हैं, इसी तरह से सन ग्लासेस का जो है वो अगर आप घर से बाहर निकलते हैं उस टाइम भी, और दूसरे नंबर पे जब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं, या तो आप देखें कि प्रोटेक्टिव शीट्स जो हैं वो कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लग रही हैं, या तो आंखों के लिए भी अब जो है वो ग्लासेस हैं, उसको थोड़ा सा जो है वो प्रमोट किया जाए कि अगर बच्चे वगैरह, क्योंकि उनको थीसिस वगैरह मिलते हैं मोबाइल पे। ग्लासेस ही नहीं, आप स्क्रीन की लाइट को थोड़ा सा धीमा कर दीजिए, जरा हल्का हो जाएगा तो आपकी आंख पे उस तरह रोशनी नहीं पड़ेगी। मुझे आपके प्रेम्बल से ऐसा लग रहा है आज आप हमारे लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज और टिप्स लेकर आएंगे कि क्या खाना चाहिए और किस तरह अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए कि आंखें आपकी बिल्कुल ठीक रहें। बिल्कुल, बताइए कि इस मौसम के अंदर जो है वो गाजर का कितना ज्यादा जो है वो हर जगह पे इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, तो उसके लिए जो सबसे बेहतरीन है, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही जब लाल गाजर, फ्रेश गाजर आती थी तो हमारे घर में जो है वो मुरब्बा जो है वो सबसे पहले वो बना लेती थी, और कुछ भी नहीं है तो सुबह में आंवला और गाजर का मुरब्बा तो ये लाजमी जो है वो खाना होता था। तो गाजर का मुरब्बा जो है वो इतना ज़बरदस्त है क्योंकि इसके अंदर रिच विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन एसेंशियल है आपकी अच्छी स्किन के लिए, नेल हेयर के लिए और आपकी आंखों की रोशनी के लिए। तो आप गाजर का जूस पिए, उसमें जो है वो अगर आप चुकंदर डाल लेते हैं तो कमाल हो जाता है। वो आपकी स्किन के साथ साथ आपकी आंखों के साथ साथ ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतर है। तो गाजर का मुरब्बा बच्चों को जो है वो सुबह में आप लाजमी खिलाएं, ये वाले 3 महीने तो मस्ट है। तो दूसरे नंबर ये हम जो है वो बचपन में भी सुना करते थे कि आप गाजर खाएं, गाजर का जूस पिए, नजर उससे नजर बहुत तेज होती है। हाँ जी। उसके बाद गाजर का हलवा ये इसके अंदर जो है ये तो एक सौगात है ना, सर्दियों की सौगात भी है ये तो। हाँ जी। तो ये बाजार से आप लेके आते इतना महंगा, सिंपल आप गाजर लेके आए, 5 किलो अगर गाजर लाए हैं, उसको उसी स्टीम के अंदर, आपने कोई पानी वगैरह कुछ नहीं डालना, उसको उसी स्टीम के अंदर जो है वो आप गिला लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा देसी घी डाल के भून, मलाई डालें, दूध डालें, खोया डालें और फिर मुनासिब आप चीनी डालें, गाजर का हलवा तैयार है। लेकिन आप एक बात है, एक कोई मजबूत आदमी का हाथ चाहिए उसको मिक्स करने के लिए। डेफिनेटली। तो ये आप बना के रख लेते हैं, सुबह में इसका नाश्ता भी आपकी जो है वो आंखों के लिए,
आपके बालों स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद जो है वो जिन लोगों की जो है वो बहुत तेज़ी से नज़र जो है वो नीचे जा रही, वीक हो रही है, और जो है वो कोई इतने नट्स वगैरह इन चीज़ों को आजकल बच्चे खाते भी नहीं है, या आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि आजकल फाइनेंशियल इश्यूज इस तरह से है कि एक चीज़ ड्राई फ्रूट तो वैसे ही हाथ नहीं लगता उसको नहीं आजकल लगता। जो है। तो ये बहुत एक सस्ती सी रेमेडी है, बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, ये मेरा अपना घर का जो है वो आजमूदा नुस्खा है। आप जो ये किशमिश बहुत सस्ती मिलती है, ठीक है, हलवे वगैरह के अंदर डलती है, इसको आप धो के इसके तिनके वगैरह उतार के इसको खुश्क करके रख ले। आपने 10 दाने किशमिश के और 10 दाने काली मिर्च साबुत के, अच्छा, काली ठीक है, मिर्च। हाँ जी। आपने क्या करना है कि आपने इस तरीके से किशमिश और एक आपने जो है वो काली मिर्च लेके इस तरह से चबा चबा के खानी है। अच्छा, जिन लोगों की अभी नज़र जो है वो वीक होना शुरू हुई है, या जैसे आई इन्फेक्शंस वगैरह इस तरह के इश्यूज बढ़ गए हुए redness हो हैं, जाती तो है। इसको चबा के खाना। ये नहीं है कि आपने जो है वो काली मिर्च का पाउडर ले लिया, वो बना हुआ है महीने से, और आप उसको मिक्स करके आपने इसको चबा के खाना है। चबा के। ठीक तो है। 10 जो है वो आप किशमिश और 10 जो है वो काली मिर्च, एक अगर टाइम आप में 10 जो है ये 10 दाने यूज ये करने हैं। बहुत हैं। अगर आप इसको कच्चे प्याले के अंदर रात को किशमिश को भी और काली मिर्च को भी भिगो देते हैं थोड़े से पानी के अंदर, और जब सॉफ्ट हो जाती हैं तो सुबह के अंदर आप इसको जो है वो चबा के आप खा लें, बहुत मज़े का टेस्ट लगता है। ये नहीं है कि काली मिर्च है तो खाई नहीं जाएगी, थोड़ा सा आप टेस्ट डेवलप करेंगे। आप देखें पुलाव वगैरह में खाने में जो है ना वो काली मिर्च साबुत डली हुई होती है और उसको चुन के साइड पे कर दिया जाता है। खाने के साथ अगर काली मिर्च को आप चबा के साथ खाएंगे, आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपको उसके कितने ज़्यादा जो है वो ओवरऑल अच्छा? आपकी हेल्थ के लिए कितने उसके अच्छा, जो है वो आमतौर पर जो है benefits वो एक काली मिर्च का जो पाउडर है वो हम यूज कर रहे होते हैं, हाँ लेकिन जी। ये नहीं, जो नहीं, साबुत दाने हैं ये हाँ, बहुत कम साबुत दाने चबा के खाने की जो अफादियत है वो पाउडर की नहीं है। ठीक है। अच्छा। उसके बाद देखें सौंफ सस्ती तरीन है, ठीक है, स्टमक के लिए बहुत इसको- अच्छी है, जी, मुंह के जायके के लिए बहुत जाय- अच्छी है। तो इसको जो है वो आप तवे पे हल्का सा भून भून के लें। इसमें थोड़े से जो है वो तिल ऐड करके, थोड़ी सी मिश्री ऐड करके, ये जिन बच्चों की जो है वो आई साइड वीक हो रही, जहाँ कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक जो है वो बाउल के अंदर डाल के बॉटल में रख दें। इसको आप चबाने से आपकी प्रॉपर एक एक्सरसाइज होती है। आपके जो मसल्स हैं आपकी आईज की साइड के, तो वो स्टिमुलेट होते हैं, और इस सौंफ जो है वो आपकी आई साइड के लिए जो है वो कमाल है। अच्छा। एक अब मेडिसिनल जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है। तो सौंफ का अगर आप इस्तेमाल जो है वो डेली बेसिस पे करते हैं, इसके साथ भी आपकी आंखों की एक्सरसाइज आप चबाएंगे ना तो आपकी ये पेन होना शुरू हो जाती है सौंफ को। किसी चीज को चबाने से पेन और नहीं आजकल के होती। बच्चों को तो आदत ही नहीं है कोई सख्त चीज चबाने की, उनको होता है बस कुछ सॉफ्ट सी मिल जाए, पैटी मिल जाए, बर्गर मिल जाए, हाँ कोई नगेट जी, मिल जाए, हमें हाँ कुछ इस जी। तरह नूडल्स का, खा लेते हाँ हैं, नूडल्स खा इस ले, तरह की एग्जैक्टली। चीजें जो है वो यूज हाँ, हो रही मतलब होती कोई हैं। सख्त सब्जी भी नहीं खाते इवन तो। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद जो है वो जिस तरह से गर्मियां हैं, गर्मियों के अंदर आपने सुना होगा सरदाई का, सरदाई के अंदर जो है वो बादाम डाले जाते हैं, खसखस डाली जाती है, काली मिर्च चारों डाल के, मगज चारों मगज, जो होते हैं। इसको जो है वो अच्छी तरह ब्लेंड करके इसका जो जूस है या इसका शेक है, तो ये अगर आप खाली पेट जो है वो लेना शुरू कर देते हैं, ये भी अमेजिंग है आपकी आंखों की हेल्थ के लिए। अच्छा आपा, मुझे ये बताइए, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनको बहुत सुएर आई इन्फेक्शन कह लें, क्योंकि हर हाँ वक्त जी। उनकी आंखें रेड रहती हैं। हाँ जी, बिल्कुल। डस्ट एलर्जी भी आप उसे कह सकते हाँ हैं। जी। तो वो चीजें तो ये खाएं, लेकिन हाँ इसके जी। अलावा क्या वो करें? सुबह के अंदर जो है वो आप जो टैप वाटर है, ठीक है, आप अपनी आदत बना लें कि आपने टैप वाटर से अपने चेहरे के साथ साथ पेस्ट कर रहे हैं, नहा रहे हैं, अपनी अपनी आंखों को भी धोना है। अगर डेली बेसिस पे आप जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए अपनी आंखों में अच्छी तरह ठंडे पानी के छींटे डालेंगे, तो आप देखेंगे कि 50% जिन लोगों को ये वाले इश्यूज है ना वो हल हो जाएंगे। उसके बाद जो है वो टी बैग्स हैं, ठीक है, आपने चाय बना ली, वो टी बैग जो है वो आप फेंके नहीं, या ग्रीन टी के आते हैं टी बैग्स आते हैं, थोड़े से पानी के अंदर उसको बॉईल करके उसको आप जो है वो फ्रिज में रख दें। जब वो ठंडे हो जाएं, आप थोड़ा सा रिलैक्स हुए, आप अपनी आंखों के ऊपर जो है वो उसको रख टी बैग्स। अच्छा। टी बैग्स, ठीक है। टी बैग्स, आलू के कतले, टमाटर, उनका भी बेसिकली मकसद यही होता है कि ठंडक दे, अपनी ठंडक आंखों दे। को सुकून दे। और जो ग्रीन टी के टी बैग्स है वो इतने ज़बरदस्त है ना, रिलैक्स करने के लिए आइज़ के मसल्स को, ये डार्क सर्कल्स को भी आपको पता है कि ग्रीन टी कितनी ज़बरदस्त है, डार्क सर्कल्स को, रिंकल्स को भी ट्रीट अच्छा, करेगी। एक और प्लस चीज eyes जो को हमने बहुत सुना है relax। कि रोज वाटर के साथ आंखें जो है वो अगर धोई जी। जाए, साफ की जाए, तो वो भी बहुत इफेक्टिव अगर खालिश है। अच्छा। मेरा अपना एक दफ़ा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ कि काउंटर पे ना रोज़ वाटर पड़ा था, तो मेरी आदत है कि मैं रोज़ वाटर जो है वो लाजमी अपनी आंखों में डालती हूँ। तो मैंने वो किसी और ब्रांड का था,
उसके साथ आप यकीन करेंगे कि इतना बुरा मुझे जो है वो इन्फेक्शन हुआ कि 8 दिन लग गए। तो आजकल जो है वो उसमें आर्टिफिशियल खुशबू, आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ होता है। तो अगर तो खालिस आप घर में बना लें, रोज़ वाटर को जो है वो आप घर में बना लें, बहुत इजी है। आप क्या करें कि गुलाब की पत्तियां ले लें, 2 मुट्ठी भर के धो के आप एक देचकी लें, देचकी की साइड्स के ऊपर आप जो है वो पत्तियां डालें और उसके अंदर 1 गिलास पानी का डाल दें। दरमियान के अंदर आप जो है वो 1 कटोरी जो है वो रख दें, ऊपर ढक्कन रख के हल्की सी आंच जो है वो आप कर दें और ढक्कन के ऊपर जो है वो लोहे का ढक्कन हो, उस पर थोड़ी सी बर्फ़ डाल दें या पानी डाल दें। अच्छा। वो जब हल्की सी आंच पे पकेगा, उसका जो भाप है, उसके जो कतरे हैं वो बाउल के अंदर इकट्ठे होते चले जाएंगे। ये आपका रोज़ वाटर जो है वो आपका घर में रेडी हो गया, प्योर 100%। इसको आप शावर बोतल के अंदर डाल के फ्रिज में रख लें। तो ये आप अपने फेस के ऊपर अपनी आंखें से धोएं, ये बेहतरीन है क्योंकि उसकी एक तो कूलिंग इफेक्ट होता है रोज़ का, और प्लस जो है वो पानी एक तरह से आपका स्टरलाइज हो चुका होता है, तो वो आपके लिए बेहतर है। ठीक है, नहीं है तो स्लाइन वाटर, छोटी ड्रिप्स मिलती हैं। ठीक है, अगर इन्फेक्शन है आंखों में तो आप, मैं कहती हूँ कि किसी भी तरह का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें कि आप जो है वो काउंटर से, कॉस्मेटिक काउंटर से आप जो है वो इस तरह की प्रोडक्ट्स, और डॉक्टर से लाजमी, क्योंकि कई दफ़ा ये मैंने देखा है कि इतनी स्वेयर कंडीशन में चला जाता है कि आईसाइट वीक नहीं होती। अगर आप गलत मेडिकेशन कर लेते हो, इस तरह की गलत कोई भी आप टोटका या टिप्स इस तरह यूज़ कर लेते हो, तो वो फिर ज़्यादा स्वेयर कंडीशन में चला जाता है। तो अगर कोई स्वेयर कंडीशन है तो फौरी तौर पे आप डॉक्टर के पास जाएं और जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है तो आप उसको जो है वो फॉलो करें। हाइड्रेशन, आंखों की हाइड्रेशन, ये भी सुनने में आया कि बहुत ज़रूरी है। अक्सर हमने ये बातें सुनी हैं बड़े बुजुर्गों से कि जी आंखें खुश्क हो जाती हैं जिसकी वजह से वो इरिटेशन होती है, तो इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ जी, ड्राई आइज की वजह से भी जो है वो इन्फेक्शन, खारिश होती है, आप उस पे जो है वो आंखों को जो है वो मल रहे होते हैं हाथों से, वो तो उसके साथ हाथ गंदे हैं तो उससे जो है ये आपकी जो प्रॉब्लम है ये बढ़ जाती है। ठीक है, इसके लिए जो है वो सबसे जो बेहतरीन है कैस्टर ऑयल। अच्छा। कैस्टर ऑयल जो है ना, ये आप जो है वो इसको आप कॉटन बेड पे या धुली, आपके हाथ धुले में आप अपनी फिंगर के साथ आप रात को सोने से पहले आप कैस्टर ऑयल आप अपनी आंखों में थोड़ा सा नीचे करके अंदर आप अपनी आंख के अंदर लगा ले। उसके साथ आपको जो है वो 2-4 मिनट के लिए जो है वो आपकी आंखों से जो है वो पानी आएगा। ठीक है, आंसू आएंगे, आपकी आंखें वॉश हो जाएंगी। आप, अगर आपके डक्ट जो है वो ब्लॉक है तो वो ब्लॉकेज भी खुल जाएगी। अगर खवातीन है तो वो घर में प्याज को काटना छोड़ चुकी हुई हैं, मेड काटती हैं। हाँ बिल्कुल, तो जो खवातीन प्रॉपर प्याज काटती हैं ना, उनकी नजर 50 साल में भी वीक नहीं होती। क्या बात है, क्या बात आपने बताई। ये वैसे सुना था लेकिन मुझे लगा मिथ है, लेकिन ये बात हकीकत है। नहीं, वो आपकी डक खुल जाती है, आपकी आंखें प्रॉपर जो है वो धुल जाती हैं, अंदर से एक्सफोलिएट हो जाती है। तो जो कैस्टर ऑयल है वो भी यही वाला काम, आप देखें टीयर ड्रॉप्स आए हैं, टीयर ड्रॉप्स भी यही काम करते हैं कि आप आंखों में डालते हैं, चुभन सी होती है आंखों से, जो है वो फिर पानी निकलता है और आपकी आंखें जो है वो वॉश हो जाती हैं। तो प्याज तो एक नेचुरल जो है वो इस तरह की चीज है कि डेली बेसिस पे किचन में कट रहा होता है। तो प्याज जिनका किसी भी मसले से जो है ना वो ड्रॉप्स वगैरह, इससे तो प्याज जो है वो 5 दिन काट ले, रोज काटे, 1-2 जो प्याज आपने काटने वो खुद काटे, मेड से मत कटवाएं। हाँ जी, तो उसके साथ भी आप देखें कि इतना कुछ खवातीन को आपकी बात पसंद नहीं आएगी, शौहर हज़रात से भी ना कटवाएं। बिल्कुल ठीक। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपा, आपकी मौजूदगी का बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, you. हमेशा की तरह, क्योंकि आप इतने अच्छे अच्छे फॉर्मूलाज और टिप्स और ट्रिक्स लेकर आती हैं हमारे लिए, हमारे प्रॉब्लम्स के लिए। तो नाजरीन और खवातीन, प्याज खुद काटने की कोशिश कीजिए क्योंकि आपकी आंखों के लिए बहुत ही मुफीद है। तो अभी वक्त है छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। पाकिस्तानी नौजवानों की मेहनत, लगन और ख्वाब इन्हें दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक ले जाते हैं। सिर्फ गुज़िश्ता साल 7,89,000 से ज़्यादा अफराद मुख्तलिफ और बेहतर मुस्तकबिल के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। अच्छा, ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन पाकिस्तान से आजकल बहुत ज़्यादा लोग जो है वो बाहर जा रहे हैं, जाना भी चाह रहे हैं, जिसको हम ब्रेन ड्रेन भी कहते हैं, वो यहाँ पर। लेकिन ज़िशान, मैं इस चीज़ को पॉजिटिव लेती हूँ कि आप डिफरेंट स्किल सीखने के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं, वहाँ पे एजुकेशन हासिल कीजिए, उनकी डेवलपमेंट देखिए और फिर उसको लेकर पाकिस्तान आइए। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन सा ऐसा लीगल वे है, कौन से ऐसे
डिफरेंट वेज Yes. हैं कि जिसके ज़रिए आप बैरून मुल्क जा सकते हैं। इस हवाले से नौजवान या तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या दूसरे ममालिक में जाने के लिए कोई गैर कानूनी रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अब ये तमाम रास्ते जो है वो देखने सुनने की हद तक तो आसान लगते हैं, मगर इन पर चलने वाले अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी के साथ साथ अक्सर औकात अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और बैरून मुल्क जाने के लिए कौन से कवानीन और मौसर जरिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इन्हीं तमाम बातों पर मज़ीद गुफ्तगू करने के लिए और मामलात को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीज़ा कंसल्टेंट अजीम कासिम। बहुत शुक्रिया अजीम आपके वक्त का। सबसे पहले बताइएगा, आपसे जानना चाहूँगी बैरून मुल्क अप्लाई करने के लिए हमारे पास कौन से डिफरेंट वेज हैं, क्योंकि आजकल तो पाबंदियाँ बहुत लग गई हैं, आजकल कहा जाए अप्लाई करना बड़ा मुश्किल सा हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। किसी भी मुल्क में जाने के लिए देयर आर सर्टेन वेज, और ये तकरीबन हर कंट्री में ही एप्लीकेबल होते हैं। यू कैन गो फॉर द स्टडी वीज़ा, यू कैन गो फॉर द विजिट वीज़ा। दो के स्टडी वीज़ा और विजिट वीज़ा इट्स आर नॉट अ परमानेंट कैटेगरी ऑफ द वीज़ाज। यू हैव टू स्टे देयर फॉर अ टेम्परेरी पर्पज। आफ्टर दैट अगर आप स्टडी के बाद परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास यू कैन गो ऑन टू इन्वेस्टमेंट वीज़ा, और फिर आपके पास एंटरप्रेन्योर वीज़ा है, फिर आपके पास वर्क वीज़ा है। कुछ कंट्रीज ने अब टैलेंट वीज़ाज के नाम से जो है ना वो नई कैटेगरीज लॉन्च की हैं। तो देयर आर मल्टीपल वीज़ा कैटेगरीज एंड इट वेरीज फ्रॉम कंट्री टू कंट्री कि आप किस कंट्री में जाना चाह रहे हैं और उस कंट्री की डिमांड क्या है, कौन सा टैलेंट चाहिए उनको, और क्या फोकस करना चाह रहे हैं। उसके मुताबिक वीज़ा कैटेगरी जो है ना वो वेरी करती हैं, डिफरेंट करती हैं। और फिर पर्सनल नीड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एक इंडिविजुअल को कौन सी कैटेगरी जो है ना वो सूटेबल है। आप एज के कौन से हिस्से पे हैं, आप कौन से स्किल जो है ना प्रोवाइड कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मेरी एज 24-25 है तो एट दिस स्टेज मेरी जो अपनी स्किल्स हैं मैं वो दे सकता हूँ किसी कंट्री को बाय द एज ऑफ 40 and 45। तो मुझे फिर स्किल्ड इमिग्रेशन या स्टडी वीज़ा सूट करेगा। बट अगर मेरी एज 50 है, 55 है, at this stage I'm not that fit as compared to the person who is in his teenage or 25 में है। इस एज में मुझे बिजनेस वीज़ा सूट करेगा, मुझे इन्वेस्टमेंट वीज़ा सूट करेगा। ऑब्वियसली इफ आई कैन अफोर्ड इट, अगर मेरे पास वो इन्वेस्टमेंट और पैसे हैं तो मैं बिजनेस कैटेगरी चूज करूंगा। तो वीजा कैटेगरीज तो बहुत ज्यादा हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। अजीम, हमारे जो है वो ज़्यादा तादाद उन लोगों की है जो कि पाकिस्तान से तालीम के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, या अगर हम बात करें हमारी यंग जनरेशन है, स्टडी वीज़ा पर जाना कौन से ऐसे ममालिक हैं यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करते हैं जो कि निस्बतन आसान हैं, और क्या प्रोसेस हो सकता है जो कि ईजी भी हो और लीगल वे से वहाँ पर वीज़ा भी हासिल कर पाए? अच्छा देखें, स्टार्टिंग में अभी जब आप इंट्रोडक्शन करवा रहे थे तो मैं वो आपने एक बात कही कि ये अच्छा नहीं है कि हमारी यूथ यहाँ से जा रही है पाकिस्तान से। मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेरा ओपिनियन है इस मामले में। इस वक्त मेरा ख्याल है कुछ 26-23 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की। अगर हम इसको अभी चूंकि सेंसस तो हमारा नहीं हुआ, अगर उसमें से कोई 8-10 लाख लोग हर साल पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो उससे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा हमारी आबादी को। और इतनी अगर बाकी कंट्रीज की पॉपुलेशन देखें अगर हम, तो हमसे वो मेरा ख्याल है कि वो मोर देन 50% कम है। और हम जो पाकिस्तानी हैं वहाँ से कुछ ना कुछ लेके ही वापस आएंगे। आइदर वो एजुकेशन है, आइदर वो इनोवेशन है, आइदर वो क्रिएटिविटी है, आइदर वो फॉरेन रेमिटेंस है। और इवेंचुअली 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद इसका फायदा होगा। यही फायदा है जो चाइना ने लिया है, यही फायदा है जो इंडिया ने लिया है जी। अच्छा, अब आपकी बात आ गई कि स्टडी वीजा किन कंट्रीज में लेना आसान है। देखिए, स्टडी वीजा एक ऐसा वीजा है जो तकरीबन हर कंट्री में लेना आसान ही होता है। अच्छा। दो के कुछ कंट्रीज की ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो फेवरेबल नहीं होती, डिपेंडिंग कि उनके पर्सनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उनके लैंग्वेज बैरियर्स क्या हैं। अगर मैं आज के दिन की, और फिर जो पॉलिटिकल एक कंडीशन है, पॉलिटिकल जो सर्कमस्टांसेस हैं किसी भी कंट्री के, वो बहुत वेरी करते हैं। फॉर इंस्टेंस इस वक्त जो कनाडा के और ऑस्ट्रेलिया के जो पॉलिटिकल हालात हैं वो इतने फेवरेबल नहीं है कि वो जो माइग्रेंट्स हैं उनको ज्यादातर डिस्करेज किया जा रहा है। जो इलेक्शन सर पर है
Yes. और इस वक्त जो यूके के जो और यूएसए के जो इस वक्त सर्कमस्टेंसेस है वो फेवरेबल है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे इलेक्शन हो चुके हैं, नई पॉलिसीज आ चुकी हैं। बिल्कुल। तो आजकल तो मलेशिया, इंडिया मैं मुझे निकल गया, मलेशिया, दुबई, इन कंट्रीज में और कुछ रशियन स्टेट्स हैं उन कंट्रीज में, फिर हमारे यहाँ पे टर्की में, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस वक्त लास्ट ईयर भी मलेशिया, दुबई, टर्की की बहुत डिमांड रही है हमारे पास। स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा तादाद में इन कंट्रीज में भी गए हैं। तो एक तो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज। अच्छा अजीम, आपने इस हवाले से हमें बता तो दिया, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, वर्क वीज़ा पर बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, एज ए एक्सपर्ट आप उनको क्या मशवरा देंगे? वो किस तरह अप्लाई करें, किस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अप्लाई करें? अच्छा देखिए, जो वर्क वीजा है, वैसे तो ये हमारी पूरी की पूरी जो इंडस्ट्री है दैट इज नॉट रेगुलेटेड उस सेंस में जिस सेंस में इसको होना चाहिए। लॉज मौजूद हैं, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस मौजूद है, बट दैट हैज टू बी अमेंडेड, दैट हैज टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू लॉज। ठीक है, ये इस वक्त जरूरत है, वक्त की होना चाहिए। जहाँ तक वर्क वीजा की बात है, अगेन दिस इज वेरी अनरेगुलेटेड इस वक्त कैटेगरी है वीजा की, और बहुत ज्यादा जो हमारे लोग हैं वो इसमें ट्रैप होते हैं। और हमारा जो एक फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पे जो हमारा एग्रीमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कुछ गल्फ स्टेट्स के साथ है, सऊदी अरब, दुबई और ये चंद ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर आप लीगली बाय प्रोटेक्टेड, जिसको हम वीजा प्रोटेक्ट भी बोलते हैं, FIA के अंडर होता है ये, आप वहाँ पर जा सकते हैं। लेकिन वो ज्यादातर जो है ना हमारी वो लेबर क्लास है। अगर हम बात करें, हम इसको कैटेगरीज में अगर हम डिवाइड करते हैं, इंटरनेशनली भी इसको कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी A, B, C, जो वाइट कलर जॉब्स हैं, फिर जो ब्लू कलर जॉब्स हैं, फिर जो पैटी जॉब्स हैं। जो वाइट कलर जॉब्स हैं उसमें अनफॉर्चुनेटली इंडिया के तो बहुत ज्यादा एग्रीमेंट्स हैं। अभी उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एग्रीमेंट किया टैलेंट वीजा के नाम से, उन्होंने फ्रांस के साथ भी एग्रीमेंट किया है वीजा कैटेगरी के, उनकी मुझे नाम से नहीं आ रहा, जॉब सीकिंग वीजा के नाम से उन्होंने एग्रीमेंट किया। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इन वीजा कैटेगरीज में उस तरह से कम्पीट नहीं कर पा रहा। तो अवेलेबल है वीजा कैटेगरीज, इंडिया के, जर्मनी के पास भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, कनाडा के पास भी है, अमेरिका के पास भी है, बट हमारे। अच्छा अजीम, अभी आपने बात की कि हमारे नौजवान जो है वो अक्सर ट्रैप हो जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा यूनान में जिस तरह से कश्ती हादसा हुआ, बहुत से उसमें पाकिस्तानी थे जो कि अपनी जानें गंवा बैठे। अब यहाँ पर लोग अपना पैसा भी ज़ाया कर देते हैं, लोग अक्सर औक़ात अपनी जानों से भी हाथ धो बैठते हैं। ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि आया कि जिस तरीके से भेजा जा रहा है वो कानूनी तरीका है या नहीं है। तो कौन से ऐसे कानूनी ज़राए हैं कि जिनसे बैरून मुल्क जाने की जो है वो, अगर कोई हमें ये बताता है कि जी ये तरीका है, इससे आप बैरून मुल्क जा सकते हैं, तो कैसे उसको जांचा जा सकता है? देखिए, सबसे पहली तो बात है कि जो आपने अभी एग्जांपल दी है उस पर तो सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि जहां पर आपको जहां पे मल्टीपल कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाएंगे ना, दैट इज अ रिस्क, दैट इज अ रेड फ्लैग। फॉर इंस्टेंस, एक बंदा आपसे कहता है कि मैं यहाँ से आपको ईरान लेके जाऊंगा, ईरान से मैं आपको दुबई लेके जाऊंगा या किसी भी कंट्री लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको यूरोप में जाकर जॉब दिलवा दूंगा। दैट इज अ रेड फ्लैग। ठीक है, अगर आपको वर्क वीजा मिल रहा है दैट इज ऑथेंटिक एंड जेन्युइन, तो सीधी आपकी फ्लाइट जो है ना वो उसी कंट्री में जाएगी जिस कंट्री का वीजा आपको मिल रहा है। फॉर इंस्टेंस, अगर मुझे जर्मनी का वीजा मिल रहा है तो सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि मेरी फ्लाइट यहाँ से सिर्फ जर्मनी जाएगी। अगर बीच में कोई और कंट्री आ रही है, बीच में कोई और डेस्टिनेशन आ रही है जहाँ मुझे 3 दिन स्टे करना है, 4 दिन स्टे करना है, तो वहां पर जो है ना वो एक रेड फ्लैग है। नंबर 1, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2, जहाँ पर आपसे बहुत ज्यादा अमाउंट मांगी जाए, करोड़ों में अमाउंट मांगी जाए कि भाई आप मुझे $50,000 पे करेंगे, आप मुझे इतने करोड़ पे करेंगे, दैट इज अगेन अ रेड फ्लैग। इतने पैसे जो है ना वो कंपनी चार्ज नहीं करती। इवन के बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वीजा ये ऑफर देती हैं, वर्क वीजा देती हैं, जो ऑफर कर रही हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। और थर्ड नंबर पर ये जो डंकी हजरात हैं, ये आपसे बहुत लिमिटेड अमाउंट चार्ज करते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। और क्योंकि सारे का सारा जो आपका क्योंकि वो स्कैम कर रहे होते हैं ना, स्कैम में ये होता है कि आप किसी से 50,000 ले रहे हैं, किसी से 2 लाख ले रहे हैं, किसी से 3 लाख ले रहे हैं, किसी से लाख रुपए ले रहे हैं जी। और आप एंड ऑफ द डे आपने करना है कि आपने अमाउंट ठीक कर दिया, आपने रफू चक्कर हो जाना है। तो अगर आपसे कोई बहुत छोटी अमाउंट
चार्ज की जा रही है। अच्छा अजीम, आखिर में हमें इस हवाले से गाइड कीजिएगा कि बैरून मुल्क जाकर कामयाबी हासिल करने के लिए किन बुनियादी स्किल्स को सीखने की हमें ज़रूरत है? देखिए, मैं सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। आप किसी भी कैटेगरी पे जा रहे हैं, आप किसी भी वीजा पे जा रहे हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी स्पेशलिस्ट हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल दैट यू हैज टू गेन। क्योंकि आपने वहां जाके बात करनी है, आपने वहां कम्युनिकेशन करनी है, आपने वहां जाकर नेगोशिएशन करनी है, आपने वहां जाकर इंटरव्यू देना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल। सेकेंडरी स्किल फिर वो है जो आपकी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। फॉर इंस्टेंस, अगर आप एक लॉयर हैं तो आपकी स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, अगर आप एक डॉक्टर हैं आपकी स्किल रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं आपकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी, और इसी तरह प्रोफेशन टू प्रोफेशन वेरी करती है, बिजनेस की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज जो आपकी कम्युनिकेशन जो स्किल्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जो हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो हमारा लेबर तबका है वो क्या करता है, इसके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। We as a Pakistani, I've been to more than 50-60 countries. मैंने ये चीज नोट की है कि we try to fix into a petty and odd jobs. हमारी कोशिश होती है कि हमें जो है ना वो एक दिहाड़ी मिल जाए और हमें पैसे मिल जाए रोजमर्रा के ऊपर पे। जी हाँ, बिल्कुल। बाहर जाना, वहाँ पर क्या होगा, ये शायद उसको हम इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। बहुत शुक्रिया अजीम कासिम, वीज़ा कंसल्टेंट हमारे साथ। बड़ी सैर हासिल उन्होंने गुफ्तगू की। और हमारी लेबर क्लास जो है वो स्पेशली यही सोचती है कि जब हम किसी तरीके से बाहर पहुँच जाए, चाहे इसके लिए कोई इलीगल वे है या जो भी है, बाहर जाना ज़रूरी है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये जाने कि कौन सा एक कानूनी तरीका है, कानूनी वे है जिसके ज़रिए आप बाहर जा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उन्होंने इलेबोरेट करने की भी कोशिश की है कि किन किन चीज़ों को आप मद्देनजर रखेंगे तो वो रेड फ्लैग्स हैं। तो अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। नाजरीन, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान, स्टे विद अस। पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश के हवाले से जारी होने वाली एक ताज़ा रिपोर्ट में आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें बताया गया है कि साल 2024 में इंटरनेट और सोशल मीडिया की बंदिश की वजह से पाकिस्तान 1.62 अरब डॉलर के माली नुकसान के साथ इस रिपोर्ट में शामिल ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर मौजूद है। जी हाँ, इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल मजमूई तौर पर 9,735 घंटे इंटरनेट मुतासिर रहा और इस वजह से 8.39 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। इंटरनेट बंदिश की बड़ी वजूहात में जनरल इलेक्शंस और एहतजाजी मुजाहरे शामिल थे। दूसरी जानिब दुनिया भर में 2024 के दौरान इंटरनेट मुतासिर होने से 7.69 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। 28 ममालिक में 167 खुद साख्ता इंटरनेट बंदिशें रिपोर्ट हुई, जो एक साल में अब तक के ममालिक की सबसे ज़्यादा तादाद है। उनसे 49,101 घंटे इंटरनेट ब्लैकआउट और 39,687 घंटे सोशल मीडिया ब्लैकआउट्स शामिल हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। अनफॉर्चुनेटली दुनिया इस वक्त 5G और उसके बाद 6G की तरफ जा रही है, लेकिन हम यहाँ पर अभी तक यही डिस्कस कर रहे हैं कि इंटरनेट आ जाए। इंटरनेट नहीं चल रहा पाकिस्तान में। बहरहाल जी, एक और अहम खबर है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है। सेनेट की कामा कमेटी बराए ख़जाना में एक इंकशाफ किया गया है और वो ये है कि पाकिस्तान खित्ते के दीगर ममालिक के मुकाबले में तालीम और सेहत पर सबसे कम खर्च करने वाला मुल्क है। आदाद और शुमार जो सामने आए हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान गुज़श्ता साल तालीम के शोबे पर अपनी GDP का सिर्फ 1.9%, जबकि सेहत के शोबे पर महज 0.8% खर्च किया है। ओहो, दूसरी जानिब भारत अपनी GDP का 4.6% तालीम और 1.9% सेहत के शोबे पर खर्च करता है। इसके अलावा तुर्की, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे ममालिक भी अपने अवाम की तालीम और सेहत पर पाकिस्तान से ज़्यादा सरमायाकारी करते हैं। माहिरीन के मुताबिक तरक्की याफ्ता ममालिक अपने GDP का एक बड़ा हिस्सा तालीम और सेहत पर खर्च करते हैं ताकि इंसानी वसाइल को तरक्की दी जा सके, मईशत को मजबूत बुनियाद दी जा सके। ताहम पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है, जहाँ अवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए मुख्तलिफ और बहुत ही मुख्तस बजट फराहम किया जाता है। जी हाँ, तालीम और सेहत किसी भी मुल्क की तरक्की की बुनियाद होते हैं और अगर पाकिस्तान को खित्ते के दीगर ममालिक के साथ मुकाबले की दौड़ में शामिल होना है तो इन शोबों में सरमायाकारी को डेफिनेटली बढ़ाने की ज़रूरत है। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। तो आपने क्या करना है, देखते रहना है सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।